हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मी गोंजी एंसेस्टर कोर्ट में आ चुकी है और ये काउंसिल ऑफ एम्परर में चली गई थी ट्रायल के लिए। इधर तांग संग हेल गार्डन में इंटर कर चुका है गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। देखना ये है कि क्या मी गोंजी अकेले अपने ट्रायल को पार कर सकेगी या नहीं। अब आगे व्हाइट टाइगर होटल के बाहर एक हॉर्स कार्ट आता है। इसके अंदर में तांग संग बैठ जाता है और ये ब्लैक कपड़े भी पहने हुए है। कार्ट के अंदर में एक पर्सन भी है। ये पर्सन भी ब्लैक कपड़े से कवर है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि बिग कैट है और ये कहता है तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, मैंने सभी अरेंजमेंट को कर दिया है। तांग संग एक जगह पे इंटर करना चाहता है और उस जगह पे इंटर करने के लिए बिग कैट ने सभी अरेंजमेंट को कर दिया है। ये तांग संग को एक टीम को फॉलो करने को कहता है और उस टीम के साथ में ये वहाँ पे इंटर भी कर सकता है। तांग संग ये सुनने के बाद इसे थैंक्स कहता है और सभी प्रूफ्स को मिटा देने को कहता है। जब ये चला जाएगा तो फिर इससे बिग कैट भी समझ जाता है कि ये मैटर काफी सीरियस है। अभी ये नहीं जानता है कि तांग संग वहाँ पे क्यों इंटर करना चाहता है। एक घंटे के बाद अब ये एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे दोनों उतरते हैं। बिग कैट सामने एक बड़ा सा हॉर्स कार्ट को देखते हुए इसकी ओर में पॉइंट करता है और तांग संग को बताता है कि तुम्हें उसमें जाकर बैठना है। तांग संग इसे देखता है और ये इसकी ओर में चला जाता है। इधर बिग कैट वापस इस कार्ट में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जिस हॉर्स कार्ट में तांग संग है इसके अंदर में ऑलरेडी 4 मॉन्स्टर है और ये सभी ब्लैक कपड़े को पहने हुए हैं। तांग संग भी सेम थिंग किया हुआ है तो पहचान भी पाना मुश्किल है। अब 1 घंटे के बाद ये कार्ड भी रुक जाता है। सभी बाहर आते हैं और इन्हें एक नंबर प्लेट भी दिया जाता है। तांग संग इस ग्रुप को फॉलो ही करता है। तांग संग जानता है कि अभी ये कहाँ पे है। ये वही जगह है जिसके कारण से तांग संग को फर्स्ट टाइम एंसेस्टर कोड भी आना पड़ा था। ये हेल गार्डन का एंट्रेंस है। इसके अंदर एंटर करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है और वो है गॉड लेवल पे नहीं होना। और तांग संग अभी गॉड लेवल पे तो नहीं है। तांग संग बिग कैट के कनेक्शन को यूज कर इसमें एंटर कर रहा है और अपने आइडेंटिटी को भी ये हाइड कर रहा है। तांग संग फाइनली अब थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करने वाला है और इसके लिए ये हेल गार्डन को चूज किया है। तांग संग के टीम में टोटल 5 मेंबर है। हेल गार्डन का भी गेट ओपन होता है। इधर तांग संग की टीम में एक मॉन्स्टर कहता है तुम सब इसके अंदर इंटर करने के बाद मेरी बातों को सुनोगे, मेरी बातों को मानोगे। मैं इसके अंदर में सेकंड टाइम इंटर कर रहा हूँ। तांग संग इसे देखता है। ये एक बियर मॉन्स्टर है जो कि मार्क्स भी पहने हुए है। तांग संग का ग्रुप है कोई परमानेंट ग्रुप नहीं है। इसके अंदर इंटर करने के लिए अब ये ग्रुप ही क्रिएट हुआ है और ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही इंटर कर रहे हैं। तांग संग भी इस बार सेकंड टाइम इसमें इंटर करने वाला है और जैसे ही ये इस बार इंटर करता है इसे कम्प्लीटली डिफरेंट फील होता है। इस बार जबकि तांग संग का लेंसी आई काफी इंप्रूव हो चुका है और ये एयर में काफी लाख एनर्जी को देख भी सकता है और फील भी कर सकता है। इंटर करने के बाद बियर डीमन सभी को कहता है कि ये स्टार्टिंग में फाइट से दूर रहेंगे और इन्हें कोल्ड फ्लावर से भी दूर रहना है। ये स्टार्टिंग में फाइट कर अपने चांसेस को कम नहीं करना चाहते हैं सर्वाइव करने का। लेकिन इधर तांग संग कुछ और ही प्लान कर रहा है और ये कहता है मैं अकेले ही काम करना चाहता हूँ। ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता है इन लोगों के साथ में, तो ये सीधा बोल देता है। इधर बियर डीमन किंग ये सुनकर कहता है क्या कहा तुमने, तुम अकेले काम करोगे? यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए टीम का होना इंपॉर्टेंट है। एक भी मेंबर कम हुआ फिर काफी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुनकर ये काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। बियर डीमन तांग संग पे अटैक कर देता है अपने पंजे से, मगर तांग संग इसके पंजे को पकड़ लेता है और ये बियर डीमन हिल भी नहीं पाता। तांग संग इसे उठाकर नीचे जमीन पे पटक देता है। ये बियर डीमन बेहोश हो जाता है। तांग संग अपने जिंगमैंग स्किल का यूज करता है। इस स्किल के साथ में तांग संग डिफेंस, वार टेम्परिंग जैसे स्किल का भी यूज कर पाता है। तांग संग अपने टीम को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़ता है और लिंक्सी आई को एक्टिवेट करता है और ये फ्लाई करते हुए यहाँ इस जगह से निकल जाता है। लिंक्सी आई के कारण से कोल्ड फ्लावर भी कुछ भी नहीं कर पाता तांग संग का। तांग संग आगे जाते हुए टाइम बेकुन को भी निकालता है और ये अपने हाथ में इसे देखता है। काफी लॉन्ग टाइम इसे डिफाइन करने के बाद अब फाइनली ये अपने शेप को ले चुका है। इस टाइम पे तांग संग इसका यूज करता है खुद के बॉडी के ऑरा को सप्रेस करने के लिए ताकि ये फास्ट उस जगह पे चला जाए हेल गार्डन के सेंटर में जहाँ पे ये ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। टाइम बेकुन अभी भी एक प्रोटोटाइप आर्टिफैक्ट ही है, मगर फिर भी ये इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट से कम नहीं है। तांग संग इस टाइम पे काफी सारे वार्म और कोल्ड फ्लावर के पास से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी तांग संग पे इनका कोई भी असर नहीं होता और ये फास्ट स्पीड में आगे चलता जाता है। तांग संग इसका सेंटर में जाने वाला है। जैसे जैसे तांग संग आगे फ्लाई करता जाता है इसे अब धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड फ्लावर ही दिख रहे हैं, जो कि एक साइन है कि ये सेंटर एरिया की ओर में जा रहा है। आगे जाते हुए ये फील करता है कि टेम्परेचर भी काफी कम हो रहा है। इस टाइम पे जब ये आगे जा रहा है हेल गार्डन में फिर तांग संग का जिंगजिंग स्कल भी एक्टिवेट हो जाता है। वो सिल्वर एग इसी जगह पे लास्ट टाइम हैच हुआ था और एक गन निकलकर तांग संग के बॉडी में इंटर कर गई थी। तांग संग आगे की ओर अभी भी बढ़ रहा है। जब इधर ये चल रहा है फिर काउंसिल के अंदर में वापस है सिल्वर लाइट फ्लैश करता है और मी गोंजी अपीयर होती है। इसके बॉडी से जो इस बार ऑरा आता है ये काफी पावरफुल ऑरा है और ये एक पावरफुल डीमन किंग लेवल का ऑरा है। 6 महीने पहले ही ये चैंपियनशिप को जीती थी और उस टाइम पे ये गॉड लेवल पे भी नहीं थी, मगर इन 6 महीने में ये गॉड लेवल पे भी चली गई है
और साथ ही अब तो ये डीमन किंग लेवल पे भी आ चुकी है। इसका टैलेंट भी काफी अच्छा है। इस बार हॉल में मैन मुथ डीमन एम्परर नहीं है, इस बार हेवनली फॉक्स डीमन एम्परर है, जिसे टिहानु एम्परर भी कहा जाता है। मी गोंजी से देखकर ग्रीट करती है। टिहानु एम्परर मी गोंजी को देखते हैं और फिर कहते हैं, लगता है कि तुम फ्यूचर इवेंट को देख नहीं सकती हो। इस पे मी गोंजी कहती है, मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ अभी। तुम यहाँ पे अपने ट्रायल के लिए आई हो, क्या तुम रेडी हो? मी गोंजी कहती है, हाँ। ये कहते हैं, अगर तुम अपने ट्रायल में फेल हो जाती हो फिर पीकॉक क्लैन को एक और चांस मिलेगा खुद को प्रूव करने के लिए। अगर वो फिर भी फेल हो जाते हैं फिर एंसेस्ट्रल कोर्ट सेलेक्ट करेगा कैरी सिटी में लॉर्ड कौन बनेगा। इस पे मी गोंजी सर हिलाती है। मी गोंजी इस टाइम पे यहाँ पे 9 पिलर को देख रही है और इन पिलर से इसे काफी प्रेशर भी आता है। ये सबसे टॉल पिलर की ओर देखती है जो कि क्रिस्टल डीमन एम्परर का पिलर है और ये नंबर 1 एम्परर भी है, तो इनका ऑरा भी काफी खतरनाक है। इतने में हॉल के अंदर फिनिक्स का आवाज भी सुनाई देता है। इमॉर्टल डीमन एम्परर आ चुके हैं हॉल के अंदर में। इनके कारण से ही टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। ये आकर अपने पिलर पे बैठ जाते हैं। इनका पिलर का हाइट 240 मीटर का है। इनके बाद व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर आते हैं। इस तरह करते हुए एक के बाद एक डीमन एम्परर आना स्टार्ट कर देते हैं। रैंक 4 का डीमन एम्परर भी आ जाता है। रैंक 6 का डार्क डीमन एम्परर भी आता है। रैंक 7 का मैन मुथ डीमन एम्परर भी आता है। रैंक 8 का शॉर्ट सेंड डीमन एम्परर भी आते हैं। रैंक 9 का जिंगफिंग डीमन एम्परर भी आते हैं। जिंगफिंग डीमन एम्परर का पिलर सबसे स्मॉल है। इसका हाइट 150 मीटर का ही है। क्रिस्टल डीमन एम्परर का पिलर अभी भी खाली है। ये अभी भी यहाँ पे नहीं आए हैं। हालांकि ये कोई नया बात नहीं है, ये ज्यादातर मीटिंग में तो पार्ट लेते ही नहीं है। फिर दूसरे डीमन एम्परर को भी इस बात से ये हैरान भी नहीं है। टिहानु एम्परर के पीछे इनका 9 टेल फॉक्स को भी देखा जा सकता है। अब ये कहते हैं, तुम आज यहाँ पे 3 टेस्ट को देने वाली हो अपने ट्रायल को पूरा करने के लिए। फर्स्ट टेस्ट में तुम्हें अपने पावर को प्रूव करना होगा। पहले तुम्हारे फादर इस टेस्ट को पास नहीं कर सके थे, मगर पीकॉक लैंड के सर्विस को नजर में रखते हुए हमने उन्हें कैरी सिटी का लॉर्ड बना दिया था। हालांकि कैरी सिटी में काफी समय से कोई भी एम्परर नहीं है, तो इस बार तुम्हें कोई भी फेवर नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा कि तुम एक एम्परर बन सकती हो फ्यूचर में। तुम्हें अपने पावर से अपने से पावरफुल ओपोनेंट से फाइट करना होगा और प्रूव करना होगा खुद के पावर को। मी गोंजी भी इस बारे में पहले से ही जानती है। इसका ओपोनेंट अब सामने आता है। एक तरह का रूबी आर्मर भी ये पहनी हुई है और ये एक वुमन है। फाइट स्टार्ट होते ही ये वुमन काफी फास्ट आगे बढ़ती है, जैसे कि ये गायब ही हो गई हो, और ये वुमन सॉर्ड ऑरा का यूज करती है अटैक करने के लिए। इधर मी गोंजी भी फास्ट है। ये अपने स्पेस पावर को भी यूज करती है। स्पेस यहाँ पे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिससे इस वुमन का शॉर्ट लाइट मी गोंजी तक में नहीं आ पाता। इस वुमन को देखकर शॉर्ट एंड डीमन एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं, ये तो क्वीन ऑफ सॉलोविंग एंड्स है। ये तो एक तरह का स्पेशल रेस है। ये लाइफ एनर्जी को डिवावा कर जिंदा रहते हैं और इस क्वीन का एक स्पेशल एबिलिटी भी है, ये स्पेस को ब्रेक भी कर सकती है। इतने में रेड क्वीन ये अपने बॉडी को ऊपर की ओर करती है और इसका आर्मर भी फूलने लगता है। इसके आर्मर से काफी लाइट भी शाइन करता है। रेड कलर का लाइट को देखा जा सकता है और इस लाइट को देखकर कहा जा सकता है कि इसके अराउंड काफी एनर्जी भी गैदर हो चुका है, जो कि काफी डेंजरस भी है। जैसे ही रेड क्वीन के अराउंड ये रेड लाइट ब्रस्ट होता है, पूरा ही ये जगह अब रेड कलर में बदल जाता है और ये रेड लाइट आकर मी गोंजी के अराउंड स्पेस पावर को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है और ये स्पेस एक ग्लास की तरह ब्रेक होता है। हालांकि मी गोंजी भी कम नहीं है, इसका भी रेड लाइट फ्लैश करता है और ये असुरा शॉर्ट लाइट है जो कि आगे जाता है और कंप्लीटली रेड क्वीन को सराउंड कर लेता है। इससे हिट होते ही इसके मुंह से काफी ब्लड भी आता है। ये देखकर टिहानु एम्परर भी काफी सरप्राइज होता है, साथ ही दूसरे एम्परर भी। इधर व्हाइट टाइगर एम्परर भी स्माइल करते हैं। रेड क्वीन इस शॉर्ट लाइट से काफी इंजर हो जाती है। जब ये लाइट इसके बॉडी को सराउंड किया था, फिर इसके बॉडी पे काफी कट के निशान को भी देखा जा सकता है। इस टाइम पे मी गोंजी प्राउडली खड़ी है। इसे तांगसंग का बात याद आता है। इसे अपने ओपोनेंट को किल नहीं करना है, फिर चाहे ये किसी के भी अगेंस्ट में फाइट क्यों ना करे, ताकि टिहानु एम्परर के पास में कोई भी बहाना ना हो मी गोंजी को इस ट्रायल में फेल करने का, और साथ ही ये इस पे अटैक ना कर दे। मी गोंजी अपने डिवाइन पावर से रेड क्वीन को सप्रेस कर देती है और इस कारण से ये खड़ी भी नहीं हो पाती। ये देखकर दूसरे भी समझ जाते हैं कि मी गोंजी का डिवाइन पावर रेड क्वीन से काफी ज्यादा है। ये देखकर टिहानु एम्परर भी कहता है, फर्स्ट टेस्ट पहला मैच तुम्हारा खत्म हो चुका है, पीछे हट जाओ, तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। इधर रेड क्वीन इन सभी एम्परर्स को ग्रीट करती है और यहाँ से चली जाती है। व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर मी गोंजी के पावर और टैलेंट को देखकर काफी खुश है। ये तो अभी ट्रायल के बारे में सोच भी नहीं रहे। ये सोचते हैं अगर ये ट्रायल को फेल कर जाती है फिर ये इसे अपने क्लैन में शामिल कर लेंगे और इसे अपना सक्सेसर भी बना देंगे। ये सभी एम्परर जानते हैं कि मी गोंजी के पास में ह्यूमन ब्लड है, मगर ये भी जानते हैं कि इसके पास में जो टैलेंट है इससे ये फ्यूचर में एक पावरफुल एम्परर भी बन सकती है, और इस तरह का टैलेंट हर डीमन में भी नहीं होता। जिंगफिंग डीमन एम्परर भी मी गोंजी की ओर देखते हैं और सोचते हैं अगर इसके बॉडी में मेरा ब्लड रिमूव नहीं किया होता वो पीकॉक डीमन किंग, फिर आज हम बाप बेटी, हम दोनों के बीच का रिलेशन भी काफी अच्छा होता। लेकिन ये जानते हैं कि उस कारण से ही इनकी बेटी और लवर दोनों ही बच सके थे उस टाइम पे। कैरी सिटी से आने के बाद ये काफी चेंजेस से भी गुजरे हैं और इनके दिल से नफरत भी अब चला जा चुका है। मी गोंजी को देखकर ये खुश भी है कि ये काफी टैलेंटेड है और साथ ही ये गुस्सा भी है कि इनके बेटी के साथ में इनका रिलेशन अच्छा नहीं है। टिहानु एम्परर फिर खड़ा होता है और कहता है, ठीक है अब नेक्स्ट तुम्हें इससे फाइट करना होगा, और एक ड्रैगन निकल कर सामने आता है और ये डीमन किंग लेवल के पीक पे है। तुरंत ही ये ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और मी गोंजी की ओर अपने डोमेन स्किल को रिलीज कर देता है। रेड कलर का लाइट
लाइट सभी जगह से पास करता है और इस डोमेन के अंदर में मी गोंजी भी आ जाती है। इसके अंदर में आने के बाद ये फील कर सकती है कि ये डोमेन का स्किल क्या है। ये एक पर्सन के एलिमेंट पावर को ब्लॉक कर सकता है और ये ड्रैगन बॉय मी गोंजी के स्पेस एबिलिटी को यूज नहीं करने देना चाहता है। ये चाहता है कि मी गोंजी इसके बिना ही फाइट करे। ये देखकर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी काफी सरप्राइज है और साथ ही गुस्सा भी है। ऐसा लगता है कि ये किसी भी पल आगे जाकर मी गोंजी को सेव कर सकते हैं, मगर इधर तुरंत ही मी गोंजी ड्रैगन बॉय की ओर आगे जाती है। मी गोंजी अपने किलिंग गॉड डोमेन स्किल का यूज करती है, जबकि इसके पास में व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर का ब्लड है, फिर ये भी इनके किलिंग इंटेंट को यूज कर सकती है। और तांग संग ने इसे तो ट्रेन भी किया है इस स्किल को यूज करने के लिए। तांग संग ने इसे इस डोमेन को यूज करना भी सिखाया है। इस डोमेन स्किल के साथ में ये आगे जाती है। हालांकि इधर ड्रैगन बॉय भी अपने एक्स को निकाल लेता है और ये मी गोंजी पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और क्लोज फाइट भी कर रहे हैं। मी गोंजी टाइगर पंजे का यूज करती है फाइट में, इसे फाइट करने के लिए, और क्लोज फाइट में मी गोंजी का जवाब नहीं। कंपटीशन के टाइम पे ये क्लोज फाइट नहीं की थी तो दूसरे को भी नहीं लगा था कि ये क्लोज फाइट भी कर सकती है, लेकिन जब इस टाइम पे इसने अपने स्किल को शो किया व्हाइट टाइगर स्किल के साथ में, फिर इसे देखकर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी काफी खुश हैं और ये इसके लिए ताली भी बजाना चाहते हैं, मगर इन्हें याद आता है कि अभी ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी ड्रैगन के बॉडी पे स्किल्स काफी हार्ड होते हैं और इसे ब्रेक करना भी आसान नहीं है, मगर व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में मी गोंजी का अटैक का पावर डबल हो चुका है, जिसके कारण से ये अपने टाइगर पंजे से ड्रैगन स्केल पे अटैक कर देती है और इस ड्रैगन स्केल को चीर फाड़ देती है और ड्रैगन बॉय का ब्लड भी गिरना स्टार्ट होता है। ये सब सीन काफी फास्ट होता है, इतना कि ड्रैगन बॉय को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता और मी गोंजी का टाइगर पंजा इसके गले पे आ चुका है। मी गोंजी कहती है, क्या तुम हार मानते हो? दूसरे एम्परर भी इस टाइम पे एक दूसरे को ही देख रहे हैं और कहते हैं इस लड़की का पावर तो सच में काफी ज्यादा है। इधर टियानु एम्परर अपने हाथों को रब करता है और ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी दिख रहा है। ये सभी जानते हैं कि फ्यूचर में मी गोंजी बेस्ट ऑफ बेस्ट है, एम्परर भी बन सकती है इसके टैलेंट के साथ में। हालांकि फिर भी टियानु एम्परर कहता है 15 मिनट का ब्रेक ले लो और हम वापस से इसे कंटिन्यू करेंगे। तांग संग के पिछले लाइफ में इसके काफी फ्रेंड्स थे, जैसे कि दुबाई, इसके पास में व्हाइट टाइगर का पावर था और साथ ही इसकी वाइफ के पास कैट का पावर था, तो तांग संग को इनका कॉम्बैट स्टाइल याद था। तांग संग ने वही कॉम्बैट स्टाइल को मी गोंजी को सिखा दिया है। इस कारण से व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ये और भी पावरफुल हो चुकी है। अब 15 मिनट के ब्रेक के बाद टियानु एम्परर कहता है ये लास्ट फाइट होगा, अगर तुम इसे जीत जाती हो फिर तुम फर्स्ट टेस्ट को पार कर लोगी, क्या तुम रेडी हो? मी गोंजी कहती है हाँ। इस टाइम पे हॉल में फिनिश का आवाज सुना जा सकता है। ये देखकर जिंगफिंग डीमन एम्परर भी सरप्राइज है। इधर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। ये किसी तरह से अपने किलिंग इंटेंट को सप्रेस करते हैं और टियानु एम्परर से कहते हैं इसका क्या मतलब है। इस पे ये कहता है रूल के अकॉर्डिंग जो भी सिटी लॉर्ड बनना चाहता है उसे एम्परर को डिफीट करने का पावर उसके पास में होना चाहिए, तभी वो जाकर सिटी को हैंडल भी कर सकेगा। सभी जानते हैं कि फिनिक्स क्लैन इनका ब्लड लाइन काफी सुपीरियर है। इस टाइम पे मी गोंजी के सामने अनडेड फायर को कंट्रोल करने वाला एक फिनिक्स क्लैन का बंदा खड़ा है और ये ग्रेट डीमन किंग लेवल पे है, जो कि पहले दो ओपोनेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। टियानु एम्परर कहता है इसे खुद की पावर को प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन वाले को डिफीट करना होगा। इसके पास में ह्यूमन ब्लड लाइन है तो फिर इसे ये टेस्ट तो देना ही होगा। व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर ये बात जानते हैं, मगर अपने से पावरफुल को डिफीट करना ये सही है, मगर इतना ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट करना क्या ये होना चाहिए? व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी बहस कर रहे हैं टियानु एम्परर से, मगर मी गोंजी कहती है मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। इस टाइम पे दूसरे भी समझ चुके हैं कि मी गोंजी का रिलेशन व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर से काफी अच्छा है। ये कहते हैं ठीक है, अगर तुम फाइट करना चाहती हो फिर करो, मगर अगर तुम फाइट ना कर सको फिर हार मान लेना इस बैटल को। इस बैटल में कोई भी रूल नहीं है, जब तक कि एक पर्सन हार नहीं मान लेता यह बैटल चलता रहेगा और या तो वो मारा नहीं जाता। टियानु एम्परर इस फाइट को स्टार्ट करने को कहते हैं। इस फिनिक्स का नाम है यूवेई है और फिनिक्स क्लैन हमेशा से ही पिको क्लैन को सप्रेस ही करता आ रहा है। इसके फायर के सामने में स्पेस पावर को भी यूज कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। तुरंत ही पावरफुल फ्लेम निकलकर सामने आते हैं। इस फायर को देखकर मी गोंजी फील करती है जैसे कि एक वोल्केनो ही फट गया हो। फिनिक्स का फायर ना सिर्फ बॉडी को बर्न कर सकता है बल्कि यह वेपन को भी बर्न कर सकता है। व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी इस सीन को देखकर रेडी है अपने ग्रैंड डॉटर को सेव करने के लिए। ये इसे तो मरने देने वाले नहीं है। इधर मी गोंजी का सिल्वर लाइट भी फ्लैश करता है। इस पूरे ही फायर वर्ल्ड में सिल्वर लाइट को यहाँ पे ग्लो करता हुआ देखा जा सकता है। मी गोंजी अपने टियानजिंग डांस का यूज करती है और स्पेस डोर क्रिएट होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण से ब्लैक होल का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर से सक्शन फोर्स भी रिलीज होता है। ये देखकर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर भी थोड़ा शांत हो जाते हैं कि मी गोंजी इस सिचुएशन में भी फाइट कर सकती है। स्पेस पावर के कारण से यूएई का फ्लेम स्पेस डोर के अंदर में चला जाता है, जिसके कारण इसका फ्लेम पावर भी यहाँ पे कम होता जाता है। यूएई भी जानता है कि कोई भी एट्रीब्यूट वीक नहीं होता, ये बस डिपेंड करता है कि उसे यूज कौन कर रहा है, वो कैसे अपने पावर को यूज करता है। और ये समझ चुका है कि मी गोंजी का स्पेस पावर का अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा है। देखते ही देखते फायर यहाँ पे काफी राइज करने लगता है। ऐसा लगता है कि सभी थिंग्स अब फायर में ही डूब चुका है। इस बार लगता है कि इस फायर से मी गोंजी नहीं बचने वाली है। हालांकि मी गोंजी को पहले से ही पता था कि इस टेस्ट में इसका ओपोनेंट कौन हो सकता है, क्योंकि मी गोंजी भी जानती थी कि इसे फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन वाले मॉन्स्टर से फाइट करना होगा और तांग संग ने सही गेस किया था। मैन मोस्ट डीमन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि ये स्पीड में वीक है और मी गोंजी का पावर को सप्रेस नहीं कर सकेगा। फिर एक ही ऑप्शन बचता है और वो फिनिक्स क्लैन का है। इनका पास में फायर है और ये स्पेस पावर को सप्रेस कर सकते हैं और वैसे भी फिनिक्स क्लैन वो क्लैन है जो काफी समय से पीकॉक क्लैन को सप्रेस करते आ रहे हैं, तो नेचुरली यही होने वाले थे। तांगसंग को पता था कि क्रिस्टल डीमन एम्पर के क्लैन से कोई भी नहीं आएगा। इस कारण से भी तांगसंग ने इसके लिए एक थिंग को प्रिपेयर किया था और इस टाइम पे मी गोंजी भी इसका यूज करती है। इसके फिंगर टिप पे एक तरह का कलरफुल थिंग आता है और ये फ्लेम है। मी गोंजी से आगे थ्रो करती है फिनिक्स फायर में, जिसे रियल फायर भी कहते हैं। जैसे ही मी गोंजी का कलरफुल फायर रियल फायर को टच करता है, एक तरह का चेन रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे रियल फायर बबल्स में बदलना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे मी गोंजी 7 कलर स्काई फायर को यूज करती है, जिसे तांगसंग ने डिफाइन किया था। इस फायर को किंग ऑफ ऑल फायर भी कहा जाता है। हालांकि इस फायर में अटैक पावर नहीं होता, मगर ये वेपन को रिफाइन कर सकता है या किसी भी थिंग को रिफाइन कर सकता है और इसे देखकर एम्पर भी काफी सरप्राइज है। इधर मी गोंजी रुकती नहीं है, ये तुरंत ही अटैक कर देती है अपने स्पेस पावर से। मी गोंजी के अटैक से यू वही जोर से चिल्लाता है चोट लगने के बाद और फिनिक्स के चिल्लाने का आवाज भी सुना जा सकता है पूरे हॉल में। मी गोंजी आगे जाती है और 7 कलर स्काई फायर से यूवेई की बॉडी के अराउंड फ्लेम को डिस्पर्स कर देती है और अपने किलिंग गॉड डोमेन को रिलीज करती है। इससे यूवेई का पावर भी काफी सप्रेस होता है। इस टाइम पर ये पेन भी काफी फील करता है। फिनिक्स का ट्रू पावर निर्वाणा फ्लेम है और इसके बॉडी से ये रिलीज भी होता है। हालांकि स्काई फायर के आगे कोई भी फ्लेम काम नहीं कर पाता। यूवेई कहता है, मैं एक ग्रेट डीमन किंग हूँ और तुमने मुझे इंजर कर दिया है, मेरा फायर भी अब काम नहीं कर रहा तुम्हारे आगे। तुरंत ही यूवेई अपने रियल फायर को यूज करता है खुद के बॉडी को कवर करने के लिए और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि मी गोंजी टियानिंग का यूज करते हुए स्काई फायर का भी यूज करती है। स्काई फायर रियल फायर को हटा देता है यूवेई के बॉडी से और पिकॉक फेदर आगे जाकर यूवेई को हिट करता है। मी गोंजी काफी अच्छा कॉम्बैट एबिलिटी को इस टाइम पे दिखाती है। ओपोनेंट का पावर सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर ये फाइटिंग में उतना अच्छा नहीं है और इस वजह से भी ये हार रहा है। यूवेई काफी गुस्से में अपने रियल फायर को फैलाकर मी गोंजी पे अटैक कर देता है और कहता है, तुम अपने स्काई फायर का कब तक यूज करोगी। इधर मी गोंजी पीछे हट जाती है और अपने स्काई फायर से खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। मी गोंजी डीमन किंग लेवल पे है और ये यूवेई ग्रेट डीमन किंग लेवल पे है, तो दोनों में डिफरेंस भी काफी ज्यादा है और साथ ही इसके बॉडी में फर्स्ट ग्रेड का ब्लड लाइन भी तो है, जो कि काफी डिफरेंस को भी क्रिएट करता है। तांगसंग मी गोंजी को काफी सारी कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल को भी सिखा चुका है, जिसके कारण से इसे फाइट करने में अब तक बेनिफिट भी हुआ है इस टाइम तक पे। ऊपर बैठे हुए सभी डीमन एम्परर मी गोंजी से इंप्रेस भी हो चुके हैं। ये सोच रहे थे कि मी गोंजी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगी इसके आगे में, मगर इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये यूएई का इस तरह का हेल्प भी कर देगी फाइट में और ये फाइट इस पॉइंट पे भी आ जाएगा। मी गोंजी अपने स्किल से और स्काई फायर से अपने ओपोनेंट को काफी सप्रेस भी करती है और खुद को इसके फायर से भी सेव करती है। 6 महीने पहले सभी ने देखा था कि मी गोंजी सिर्फ 9th टियर पे ही थी और अब ये डीमन किंग लेवल पे आ चुकी है, इतना पावरफुल हो चुकी है। ये अकेले ग्रेट डीमन किंग लेवल के बंदे को सप्रेस भी कर सकती है। हालांकि तिहानु एम्परर को मी गोंजी पसंद नहीं है, ये डरता है मी गोंजी से नहीं बल्कि इसके पार्टनर से यानी कि तांगसंग से। उस टाइम पे कॉम्पिटिशन के टाइम पे इसने तांगसंग से काफी ग्रेट डेंजर को फील किया था, इस कारण से भी ये डार्क डीमन एम्परर को सेंड किया था इन्हें किल करने के लिए। लेकिन इसने भी नहीं सोचा था कि मी गोंजी इन 6 महीने में इतना पावरफुल भी होकर यहाँ पे इनके सामने आ जाएगी। इधर फाइट में यूवेई अपने फ्लेम को कंडेंस करता है और एक शॉट में बदल देता है। इस शॉट को लेकर ये आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। इधर मी गोंजी भी रेडी है और ये टेलीपोर्टेशन का यूज करती है अपने ओपोनेंट से दूरी बनाने के लिए। तांगसंग ने इसे कहा था, इस फाइट को जल्दी तुम खत्म मत कर देना, तुम अपने ओपोनेंट के पावर को पहले खत्म करना और ऐसा दिखाना जैसे कि ये फाइट तुम्हारे लिए काफी हार्ड है, ताकि इससे डीमन एम्परर का सिंपैथी भी तुम्हें मिल सके। इसलिए मी गोंजी टेलीपोर्टेशन का भी यूज करती है। यूवेई को मी गोंजी का टेलीपोर्टेशन से काफी प्रॉब्लम भी होता है, ये इसके पास में नहीं जा पाता इस पे अटैक करने के लिए और ये सोचता है अगर ये अपने डोमेन स्किल का यूज करता है इसमें इसका काफी एनर्जी भी यूज होगा और अगर इस डोमेन स्किल के साथ में ये अपने फ्लेम आर्मर का भी यूज करता है पर इसमें एनर्जी भी काफी ज्यादा यूज होगा, मगर ये अपने डोमेन स्किल के साथ में मी गोंजी के टेलीपोर्टेशन को रोक सकेगा। यूवेई खड़ा होता है और ये काफी थिंग्स को सोच रहा है। इसके बॉडी से अब इसका फायर भी रिलीज होता है और सर के ऊपर एक फिनिक्स बनकर रेडी हो जाता है। इसका साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। देखते ही देखते अब बड़ा सा फिनिक्स भी बनकर रेडी हो जाता है। यूवेई कम्प्लीटली अपने आप को एक ब्लड फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। ये अपने ब्लड को बर्न कर रहा होता है और अपने ब्लड को बर्न कर इतना पावर को भी प्रोड्यूस किया है। अगर इसे ज्यादा देर के लिए यूज किया जाए फिर इसका कल्टीवेशन रूट भी डैमेज हो सकता है। हालांकि इस अटैक को कोई भी पावर रोक नहीं सकेगा। फिनिक्स क्लैन का ये काफी पावरफुल अटैक है। दूसरे डीमन एम्परर भी इस सीन को देखते हैं। इस टाइम पर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर टिहानु एम्परर की ओर में गुस्से से देख रहे हैं। इधर जिंगफिंग डीमन एम्परर भी अपने विंग्स को रेडी कर लेता है मी गोंजी को सेव करने के लिए और इस बात का कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। सीन सभी को सरप्राइज कर देता है। इधर रेड फिनिक्स जो कि मी गोंजी की ओर बढ़ रहा था ये नीचे धराम से आकर गिर जाता है। सभी डीमन एम्परर सीन को देखकर सरप्राइज होते हैं। हालांकि ये समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। यूवेई खुद को ब्लड फायर फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और इसे मेंटेन करने के लिए काफी एनर्जी और डिवाइन पावर चाहिए होता है। लास्ट मोमेंट तक ये इसे मेंटेन नहीं कर सका और इसका डिवाइन पावर भी खत्म हो गया और ये जमीन पे आकर गिर गया। कौन सोच रहा था कि मी गोंजी खुद के डिवाइन पावर को यूज कर अपने ओपोनेंट के डिवाइन पावर पे भी अटैक कर सकती
लिए और इसके डिवाइन पावर को ही खत्म कर देगी। तांगसन ने इसे कहा था जब ओपोनेंट इसका पागल हो जाए और गुस्से में आकर ये अटैक करे फिर अपने बिग अटैक से, फिर उस टाइम पे तुम फाइट मत करना, बस उसके डिवाइन पावर पे अटैक करना और उसके डिवाइन कनेक्शन को ब्रेक कर देना। और वही सेम थिंग मी गोंजी भी की है इस फाइट में। मी गोंजी का स्पेशल सी में इसका असुरा स्वॉर्ड है और इससे जो डिवाइन पावर रिलीज हुआ इससे ही ये अटैक की है। असुरा स्वॉर्ड वैसे भी काफी पावरफुल है, इसके पावर को हैंडल भी नहीं कर सका। इस टाइम पे मी गोंजी भी काफी थक चुकी है, इसका फेस भी पेल दिख रहा है। एक डिमन किंग लेवल पे होकर ये ग्रेट डिमन किंग लेवल के बंदे को डिफीट कर चुकी है। कोई भी एम्परर यहाँ पे डाउट नहीं कर सकता है कि ये फ्यूचर में एक ग्रेट डिमन किंग बनेगी या नहीं। व्हाइट टाइगर डिमन एम्परर अब टिहानु डिमन एम्परर की ओर में देखते हैं। इस बंदे के पास अब कोई और चारा नहीं है और ये कहता है तुम फर्स्ट टेस्ट को पास कर चुकी हो, कांग्रेचुलेशन। अब ये आगे आता है, आगे ये कहता है तुम्हारा अब सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा। इसमें यहाँ पे सभी एम्परर तुम्हारे सिटी लॉर्ड बनने के प्रपोजल पे अपना वोटिंग देंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम सिटी लॉर्ड बन सकोगे या नहीं अब ये इन एम्परर पे ही डिपेंड करता है। व्हाइट टाइगर डिमन एम्परर अगर मी गोंजी को सपोर्ट करते हैं फिर मी गोंजी कैरी सिटी को कंट्रोल कर सकेगी, जबकि ये इनकी ग्रैंड डॉटर है फिर इनके फैमिली में 2 मेन सिटी आ जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात भी है। इनका कनेक्शन और पावर दोनों ही इंक्रीज करेगा। हालांकि सेकंड टेस्ट में कम से कम 5 डिमन एम्परर का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी जाकर मी गोंजी सेकंड टेस्ट को पार भी कर सकेगी और ये आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है, एक तरह से ये इम्पॉसिबल ही है। टिहानु एम्परर कहता है तुम फर्स्ट टेस्ट को पास कर चुकी हो, तुम्हारे बॉडी में ह्यूमन का भी ब्लड है और कभी भी ह्यूमन सिटी लॉर्ड बनने का ट्राई नहीं किए हैं, मगर तुम कर रही हो। अगर तुम्हें सेकंड टेस्ट को पार करना है फिर तुम्हें कम से कम 6 डिमन एम्परर का सपोर्ट गेन करना होगा। ये सुनकर व्हाइट टाइगर डिमन एम्परर भी सरप्राइज होते हैं। ये तो सोच रहे थे कि 5 ही काफी होगा, मगर 6 डिमन एम्परर ये काफी ज्यादा है, कौन सपोर्ट करने वाला है इसे। हालांकि इसने फर्स्ट टेस्ट में सभी को काफी सरप्राइज किया है, मगर सेकंड टेस्ट में क्या ये कोई चमत्कार करके दिखा सकती है। टिहानु एम्परर कहता है वोटिंग स्टार्ट होगा कुछ देर में। वोटिंग लो टू हाई रैंकिंग एम्परर से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले जेंगफिंग डिमन एम्परर वोट करेंगे। अभी इस टाइम पे क्रिस्टल डिमन एम्परर नहीं है, तो अभी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में टिहानु एम्परर ही है इस हॉल में। टिहानु एम्परर अब जेंगफिंग डिमन एम्परर को अपना वोट देने को कहते हैं। जिसम का जेंगफिंग डिमन एम्परर मी गोंजी की ओर में देखता है और इसे देखकर इसके दिल में ख्याल आता है ये इसकी बेटी ही है, क्या करेगी। ये अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर करता है और कहता है मैं इसके सिटी लॉर्ड बनने के लिए इसे सपोर्ट करता हूँ। जैसा ही ये ऐसा कहता है काफी डिमन एम्परर भी सरप्राइज होते हैं, इसने क्या कह डाला, कहीं ये सपना तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जिंगफिंग डिमन एम्परर कैरी सिटी के लॉर्ड के पोजीशन को पाना चाहता है। टिहानु एम्परर भी सोचते हैं कि जिंगफिंग डिमन एम्परर का बिगेस्ट एनिमी पीकॉक क्लैन है, फिर ये इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहा है। व्हाइट टाइगर डिमन एम्परर इस बात को जानते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। जिंगफिंग डिमन एम्परर कहता है हमारे डिमन फैमिली में एक एम्परर बनना काफी डिफिकल्ट होता है और साथ ही ये काफी लंबा प्रोसेस भी होता है, तो जब कोई भी डिमन एम्परर बनने लायक टैलेंट आता है हम सब उसे सपोर्ट करते हैं। एंसेस्ट्रल कोड यही करता आया है, इसलिए भी मैं ऐसा कर भी रहा हूँ। इसके टैलेंट को देखकर मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। इधर दूसरे जो भी इस बात को सुनते हैं ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं और ये सभी जानते हैं कि ये बस बकवास कर रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं इसके मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पीकॉक क्लैन का सबसे बिगेस्ट एनिमी है, तो ये कैसे कह सकता है कि ये इसे सपोर्ट करना चाहता है। इस टाइम पे जिंगफिंग डिमन एम्परर का बात है किसी को भी हजम नहीं होता। हालांकि इसके पीछे का सच कोई जानता भी तो नहीं है सिवाय व्हाइट टाइगर डिमन एम्परर के। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।